दोस्तों, अगर आपकी एज 40 साल या उससे ज़्यादा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप अभी 30-35 साल के हैं तो भी ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो गलती लोग 40 की एज में जाकर समझते हैं, अगर आप 10 साल पहले समझ गए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। मैं आपसे एक सिंपल सा सबसे पहले सवाल पूछता हूँ। अगर आज आपकी एज 40 साल है और आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 20 लाख हैं, तो आप क्या वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जो एक 25 साल का लड़का करेगा? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देंगे। लेकिन यहीं से एक गलती भी स्टार्ट होती है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स का गेम नहीं है, इन्वेस्टिंग एज का भी गेम है। 25 साल की एज में अगर मार्केट 30% गिर जाए तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास रिकवर करने के लिए 25 से 30 साल होते हैं। लेकिन अगर आप 45 या 50 साल के हैं और रिटायरमेंट सिर्फ 10-12 साल दूर है, वही 30% का क्रैश आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को पीछे धकेल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर एज का इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, पहला इन्वेस्टर 25 साल का है, वो 15,000 महीना इन्वेस्ट करता है और उसके पास 35 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। अगर लॉन्ग टर्म में 12% के एनुअल रिटर्न भी मिले तो रिटायरमेंट तक उसका कॉर्पस 9 करोड़ तक जा सकता है। अब दूसरा इन्वेस्टर है, 40 साल की एज में, वही 15,000 महीना इन्वेस्ट करना शुरू करता है, उसके पास सिर्फ 20 साल का समय, वही रिटर्न्स 12% पर कैलकुलेशन करे तो उसका कॉर्पस 1.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न सेम है, SIP भी सेम है, सिर्फ एक चीज बदली, क्या? वो था समय। और इसीलिए वॉरेन बफेट ने भी एक बार कहा था, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। 40 की एज में आपके पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अब हर डिसीजन सोच समझकर आपको लेना होगा। और एक बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, 40 के बाद सिर्फ कितना रिटर्न मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट गिर गया तो मेरा प्लान सर्वाइव करेगा या फिर नहीं। यही डिफरेंस होता है एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक इमोशनल इन्वेस्टर में। और इसी वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा। 40 के बाद कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, FD आपके लिए कब सही है और म्यूचुअल फंड आपके लिए कब सही है। और अगर रिटायरमेंट सिर्फ 15-20 साल दूर है तो कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मिथ हम लोग तोड़ते हैं, क्या 40 के बाद एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या सिर्फ सेफ इन्वेस्टिंग? सच क्या है दोस्तों, 40 के बाद पैसा एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट करें? इसका जवाब देने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट गलत फहमी दूर कर लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब 40 साल का हो गया हूँ तो अब सारा पैसा FD में मुझे डाल देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, रिटायरमेंट के लिए मुझे रिटर्न्स अच्छे चाहिए, इसलिए मुझे अपना पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, सच बताऊं, दोनों ही गलत हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि 40 की एज में आपके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं होता, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास होंगी? बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स की हेल्थ, होम लोन, रिटायरमेंट, और इसीलिए अब आपको रिटर्न्स के साथ रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए दो इन्वेस्टर हैं, दोनों के पास 20 लाख है। पहला इन्वेस्टर पूरे 20 लाख रुपए एक एग्रेसिव कैटेगरी में इन्वेस्ट कर देता है। दूसरा इन्वेस्टर अपना एलोकेशन बनाता है। वो क्या करता है? एग्जाम्पल के लिए 12 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 5 लाख रुपए डेट में और 3 लाख रुपए वो इमरजेंसी फंड के लिए रखता है। अब मान लीजिए अगले साल मार्केट 25% गिर गया, पहले इन्वेस्टर का 20 लाख रुपए लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बचा, यानी कि पेपर पर 5 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ। अगर इसी टाइम बच्चों की फीस देनी हो या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? अब दूसरे इन्वेस्टर को देखिए, उसके इक्विटी वाले 12 लाख रुपए हैं, उसकी वैल्यू भी गिर सकती है, लेकिन उसके पास डेट और इमरजेंसी फंड अलग है। इससे मार्केट के गिरने पर इन्वेस्टमेंट बेचने की मजबूरी नहीं पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट में मजबूरी में बेचना सबसे महंगा डिसीजन होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 40 के बाद का गेम सिर्फ रिटर्न्स का नहीं, सर्वाइवल का भी होता है। एक और कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप 25,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरा 25,000 रुपये सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से मान लीजिए 18,000 इक्विटी में, 7,000 डेट में एलोकेट करते हैं तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थोड़ा सा कम लगे, लेकिन स्लीपलेस नाइट्स भी आपकी कम होंगी। और बिलीव कीजिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट वही है जिसे आप 15 से 20 साल तक बिना पैनिक के कंटिन्यू कर सकें। यहाँ एक और गलती भी होती है। 40 के बाद लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ढूंढते रहते हैं, जबकि उन्हें एसेट एलोकेशन समझना चाहिए, क्योंकि गलत म्यूचुअल फंड से उतना नुकसान आपको नहीं होगा जितना गलत एलोकेशन से हो सकता है। अगर मेरी एज 40 साल है और मैं आज से सीरियस इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए?
देखिए, मैं पर्सनली 5 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। अगर आपकी मंथली फैमिली एक्सपेंसेस 80,000 है तो कम से कम 5 लाख रुपए के आसपास का इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। ये आपकी जॉब स्टेबिलिटी और फैमिली सिचुएशन पर भी बाकी डिपेंड करेगा। ये पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं, लिक्विड फंड, बैंक अकाउंट, आप एफडी में भी रख सकते हैं। पता है क्यों होना चाहिए आपके पास? क्योंकि अगर कल किसी वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी तरह की और भी इमरजेंसी आ सकती है, जॉब भी जा सकती है, तो आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा नंबर का स्टेप, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को इग्नोर कभी मत कीजिए। देखिए, 40 के बाद सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं होता, हेल्थ होती है। आज एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन एडमिट होने पर बिल 3 लाख तक भी पहुंच सकता है। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट टूटेगा। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, इक्विटी से डरना भी मत और उससे प्यार भी मत करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। 40 के बाद कुछ लोग पूरा पैसा एफडी में डाल देते हैं, कुछ लोग पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में डालते हैं। मेरे हिसाब से दोनों अप्रोच एक्सट्रीम हो सकती है। आपका एलोकेशन आपके गोल्स, रिटायरमेंट टाइमलाइन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है कि एसेट एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चौथा स्टेप, हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, हर हफ्ते मत कीजिए। बहुत लोग एनएवी देखते हैं, मार्केट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं और पैनिक में डिसीजन ले लेते हैं। सच बताऊं, लॉन्ग टर्म वेल्थ डेली ट्रैकिंग से तो नहीं बन सकती, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन से ये बनती है। साल में 1 या 2 बार अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू कीजिए, हर गिरावट पर आप रिएक्शन मत दीजिए। स्टेप नंबर 5, रिटायरमेंट को टारगेट नहीं, कैलकुलेशन बनाइए। मान लीजिए आज आपके घर का मंथली खर्चा 1 लाख है। अगर इन्फ्लेशन एवरेज 6% मान लें तो 20 साल बाद वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ की ज़रूरत आपको हो सकती है। अब सोचिए, अगर आप आज से प्लानिंग नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद ये पैसा आखिर आपके पास कहाँ से आएगा? इसीलिए 40 की एज डरने की एज नहीं है, ये सही प्लानिंग की एज है। और दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ। 40 की एज में आपके पास शायद 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो। ये कम नहीं है, लेकिन ये इतना लंबा भी नहीं होता कि हर गलती रिकवर हो जाए। इसलिए अब इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट से नहीं, स्ट्रेटजी से होनी चाहिए। और याद रखिए, 25 साल की एज में आपके पास टाइम होता है, 40 की एज में आपके पास एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एक्सपीरियंस को डिसिप्लिन के साथ जोड़ दें तो आज भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बनाया जा सकता है। इसलिए आज एक काम आपको ज़रूर करना है, पेपर और पेन ज़रा उठा लीजिए और लिखिए, मेरी एज कितनी है, मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, मेरा करंट इन्वेस्टमेंट कितना है और मेरा रिटायरमेंट गोल कितना है। दोस्तों, बिलीव कीजिए, जिस दिन आपने ये 4 चीज़ें लिख दी उस दिन आप 90% इन्वेस्टर से एक कदम आगे निकल जाएंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में अपनी जो राय है वो ज़रूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि इन्वेस्ट राइट पर कितने लोग 40 प्लस कैटेगरी में हैं। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।